नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से विज्ञान के अति महत्वपूर्ण मात्रक, प्रतीक, गति के नियम, दर्पण, प्रकाशिक घटनाएं एवं दृष्टि दोष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम्स में एक या दो देखने को अवश्य रूप से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे से छोटे टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को हम अर्जित कर सकें। अच्छे पॉइंट्सों को, अच्छे फैक्ट जो भी होंगे या जो भी हमारे अच्छे प्रश्न हैं विज्ञान से संबंधित, उनको हम कवर कर सकें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें आप। और पूर्व में अपलोड हुए वीडियो के लिए या PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम एग्री विथ अनिल को ज्वाइन कर लें। एग्री विथ अनिल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसमें आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आपको देखते हैं, महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं मात्रक, इसमें से कई SI यूनिट में ही पूछा जाता है। मात्रक अक्सर जब भी आता है तो उसमें SI यूनिट पूछी जाती है कि जिस प्रकार से लंबाई का मात्रक क्या होगा तो मीटर होगा, द्रव्यमान का SI यूनिट में मात्रक क्या होगा इकाई में तो किलोग्राम हो जाएगा, भार की बात करते हैं तो न्यूटन होता है, आयतन की बात करते हैं तो घन मीटर होता है, घनत्व की बात करते हैं तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, दाब की बात करते हैं तो पास्कल होता है। कई बार पूछा गया दाब और ये भार का न्यूटन का पूछा गया है। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाता है। कई बार एग्जाम्स में बल का न्यूटन पूछा गया। बल का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिए जाएंगे निम्नलिखित में से, मीटर दे दिया जाएगा, न्यूटन दे दिया जाएगा, किलोमीटर दे दिया जाएगा, पास्कल दे दिया जाएगा। कभी कभी इनमें से ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सही। तो देखते हैं बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। SI पद्धति में जो होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखें, प्रतीक की बात करते हैं तो लंबाई जो मीटर होता है इसका प्रतीक m होता है और किलोग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसकी जो इकाई की बात करते हैं प्रतीक किलोग्राम kg होता है। भार का न्यूटन मात्रक होता है, जबकि इसकी इकाई की बात करें तो प्रतीक की बात करें तो n लिखते हैं, घन मीटर का मीटर क्यूज लिखते हैं और किलोमीटर का जब लिखते हैं घनत्व को देखते हैं तो किलोमीटर किलोग्राम मीटर क्यू लिखते हैं, पास्कल का PA प्रतीक लिख देते हैं और केल्विन का K होता है तथा न्यूटन का N के प्रतीक से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार कार्य, ऊर्जा एवं ऊष्मा शक्ति, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। यदि इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक को जूल में जब देखते हैं तो J से प्रदर्शित करते हैं। वाट की बात करते हैं तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट के एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, एक HP में तो 746 होते हैं। शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक जो वाट होता है और W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है, इकाई जो होती है कूलाम होती है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। धारा की जो धारा होती है विद्युत धारा, उसको एम्पियर इकाई होती है, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है इसकी इकाई ओम होती है और इसे ओम का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ज्योति तीव्रता की पूछी जाती इकाई तो इसमें कैंडेला होती है और इसे CD से प्रतीक के रूप में डिनोट करते हैं, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है और HZ से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, कुछ गति के नियम जो हैं इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे बनता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते चलें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं इसमें
वस्तु के बारे में देखते हैं। जैसा कि इससे रिलेटेड हमेशा ये आता है कि यदि एक पानी है उसमें अभी परावर्तन से भी देखेंगे इसमें, और इसमें वस्तुओं के प्रारंभिक वेग से संबंधित आ जाता है, जिस प्रकार दे दिया जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसा कहता है, तो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, प्रथम नियम जो होता है जड़त्व का नियम कहलाता है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है कि जड़त्व के नियम को किस नियम को कहा गया न्यूटन के, तो प्रथम को कहा गया। और इसमें जो तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं उदाहरण के रूप में कि चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के किस लॉ को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये किस नियम का प्रदर्शन करता है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का करता है। गोली मारने पर कांच के गोले छेद हो जाना, गोली मारने पर कांच के गोले का छेद हो जाना, ये भी किस नियम का है, प्रथम नियम का प्रदर्शित करता है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झरना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झड़ जाना, ये किस नियम का प्रदर्शन करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट आ जाता है तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो ये द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है, जो कि F बराबर ma होता है, जिसमें क्या होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होता है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जो परिवर्तन होता है ये बल की दिशा में होता है। जिस प्रकार से खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है और नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसके बल में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है और वो आसानी से ठहर जाती है। तो इसी प्रकार पूछा जाता है किस नियम की पुष्टि करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम की पुष्टि करता है। गाड़ियों में स्प्रिंग व शॉक एग्जॉबर जो लगा होता है, गाड़ियों में स्प्रिंग व शॉक एग्जॉबर लगा होता है, जो कि जंपिंग के रूप में उसको कर लेता है, जंपिंग के रूप में कवरिंग करता है। किस नियम का प्रदर्शन करता है, तो द्वितीय नियम का प्रदर्शन करता है। कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाना, कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाना, ये भी न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रदर्शित करता है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की भट्टी तोड़ना किस नियम का प्रदर्शित करता है, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना किस नियम का प्रदर्शित करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। बंदूक से गोली निकलना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम्पल से पूछा गया है कि बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगता है, ऐसा क्यों, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। नाव से जमीन पर कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में कुछ पीछे हट जाना, ये किस नियम का प्रदर्शित करता है, ये तृतीय नियम का। जिस प्रकार से कुएं से पानी भरना और रस्सी टूटने पर पीछे गिर जाना, तो ये भी तृतीय नियम का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार से न्यूटन के गति से ये नियम से उदाहरण के रूप में क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाता है। आप अच्छे से देख लीजिए और अपना एक क्वेश्चन 1 नंबर पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ दर्पण से रिलेटेड। जैसे दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। समतल दर्पण की बात करें तो इसका उपयोग आईना के देखने में किया जाता है। पूछा जाता है वह कौन सा दर्पण होता है जिसका हम अपना दर्पण आईना के रूप में देखते हैं, अपना दर्पण अपना चेहरा फेस देखने के रूप में करते हैं। प्रतिदर्शी अथवा टेलीस्कोप दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 45 डिग्री कोण पर स्थित होता है। बात करते हैं बहुरूपी दर्पण अथवा कैलिडोस्कोप 3 आयताकार के रूप में होता है। इसमें 60 डिग्री के कोण पर अवस्थित होता है। पूछा जाता है पारदर्शी जो होता है, परिदर्शी जो होता है टेलीस्कोप, उसमें कितने डिग्री पर समतल दर्पण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं कोण पर, तो 45 पर। जबकि बहुपारदर्शी जो कि बहुरूपी होता है, रूपदर्शी जो होता है, जैसे कैलीस्कोप बोलते हैं, कैलिडोस्कोप बोलते हैं, उसमें 60 डिग्री कोण पर दोनों दर्पण समतल एक दूसरे से आयताकार पर जुड़े होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन काफ़ी बार इससे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अक्सर ये उत्तल और अवतल से पूछा जाता है कि मोटर कार के पृष्ठ दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं मोटर कार के पृष्ठ दृश्य को देखने के लिए, मोटर गाड़ी जितने वाहन होते हैं उनमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल दर्पण का। जबकि
जबकि अवतल की बात करते हैं, जो अवतल सोलर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है। हजामती जो हजामत दाढ़ी बनाते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि परावर्तन और दूरबीनों में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। सर्च लाइट जो मोटर कार की हेडलाइट होती है, सर्च लाइट के रूप में जो होती है ना, हेडलाइट में तथा टॉर्च के रूप में जो होती है, तो उसमें क्या होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों की नाक कान गला, ईएनटी का जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो उसके जो औजार बने होते हैं डॉक्टरी हेतु जांच करने के लिए होते हैं, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, घटनाओं से संबंधित देखते हैं जो कि प्राकृतिक घटनाएं के रूप में प्रकाशीय अपवर्तन के रूप में आती हैं। इससे एक क्वेश्चन अवश्य रूप से प्रत्येक एग्जाम्स में मिल जाता है। जैसे कि पूछा जाता है पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है वो। पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस प्रकाशीय घटना को प्रदर्शित करता है, तो ये अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। तारों का टिमटिमाना, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, पानी से भरे बर्तन की तली में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जल के अंदर मछली व वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, जल के अंदर जो मछली होती है वो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक क्षैतिज के नीचे होने वाले सूर्य का, क्षैतिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सूर्यास्त या सूर्योदय के कुछ समय पूर्व व सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक क्षैतिज के नीचे, जो उसके नीचे रेखा क्षैतिज रेखा के बेस में बन जाती है, उसके नीचे भी होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, ये किसके परिवर्तन होते हैं, किस प्रकाशीय परावर्तन के रूप में देखते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण होते हैं। पानी में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना या मुड़ी दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, बाल्टी के सही तल का, भरी बाल्टी का सही तल ज्ञात ना हो पाना, और सिक्के को ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के बर्तन के तली में सिक्का पड़ा हुआ उठा हुआ दिखाई देना, जल के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये सभी अपवर्तन के कारण होते हैं। बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई दे पड़ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में इतना परावर्तन सिस्टम का होता है, जैसे सैंड उसमें होती है, तो देखते हैं दूर से तो दिखाई देता है कि जैसे वहाँ पानी भरा हुआ है, बट वहाँ पर जाते हैं तो कुछ नहीं होता, रेत ही मिलता है, तो इस प्रकार से मृगमरीचिका के रूप में जानते हैं। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। हीरे का अत्यधिक चमकना, हीरा जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि उसमें इस प्रकार की कटिंग की जाती है जिसके कारण प्रकाश उसी से टकराकर एक दूसरे के बिंदु के रूप में प्रतीत होता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। पानी में बुलबुले का उठना, कांच के चटके हुए भाग पर चमकीला दिखाई देना, कांच का चटके भाग को यदि आप देखेंगे तो वो चमकीला दिखाई देता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण दिखाई देता है। पानी में डूबी हुई परख नली में चमकीला दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में ये होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट देते हैं प्रकीर्णन के। प्रकीर्णन से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि आंतरिक है कि पूर्ण है कि अपवर्तन है कि प्रकीर्णन है। आकाश का समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश तथा समुद्र का नीला दिखाई देना। कई बार पूछते हैं कि आकाश का नीला दिखाई देने के कारण क्या होता है, तो लोग समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर 71% वाटर इसके कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से जब देखेंगे तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश तथा समुद्र का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, उगते सूर्य का एवं डूबते सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। दिन के समय सूर्य का सफ़ेद दिखाई पड़ना भी प्रकीर्णन के कारण होता है। दो ये व्यतिकरण के रूप में होते हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, जैसे साबुन के बुलबुले होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपवाद के रूप में जैसे किया जाते हैं। व्यतिकरण की बात करते हैं तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। जल की सतह पर फैले हुए केरोसिन तेल का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये व्यतिकरण परिवर्तन के कारण होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। वीडियो यदि पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा
अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें। और दोस्तों साथ साथ पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन करते चलें, जिससे कि अपने हाथ से यदि आप लिखेंगे पॉइंट्स को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि से संबंधित देखते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, यही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं। व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका जब निवारण करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक या पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, वृद्धावस्था में आँखों की सामंजस्य क्षमता होती है वो घट जाने के कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को और ना ही निकट की वस्तु को देख सकता है। तो इस प्रकार के द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। जबकि अविंदुकता अथवा दृष्टि वैषम्य की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में ठीक दिखाई पड़ता है परंतु ऊर्ध्वाधर में ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक ट्रिक के रूप में देखते हैं, एक याद रखते हैं, एक वर्ड छोटा सा है फैंटास्टिक, जैसे दाऊ। दाऊ से क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, तो आपका उत्तर लेंस हो गया। दूर दृष्टि दोष ये उत्तर लेंस। अब जैसे कहते हैं निकट आ, तो निकट से क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, आ से हो गया अवतल। अब बात करते हैं जैसे बेलनाकार लेंस के लिए, तो जब इसमें दृष्टि सौम्य होती है जो कि क्षैतिज रूप से दिखाई देता है, क्षैतिज रूप से दिखाई पड़ता है और ऊर्ध्वाधर रूप से दिखाई नहीं पड़ता, तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।